Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. मैं इस वीडियो में KVS की PRT की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाली हूँ, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाली हूँ. ये टेस्ट सीरीज प्रतीक शिवालिक सर द्वारा बनाई गई है. प्रतीक शिवालिक सर की टेस्ट सीरीज का मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है. आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी PDFs डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट सीरीज की. मैं इस वीडियो में कोड ए के सॉल्यूशंस देने वाली हूँ पेडागोजी पार्ट के. पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन नंबर. विच फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बिलीव्स इन दी पनिशमेंट फ्रॉम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस. शिक्षा का कौन सा दर्शन इसमें विश्वास करता है प्राकृतिक परिमाणों द्वारा दंड. अब ये क्या करे कि हमें नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से जो पनिशमेंट मिलती है, ये कौन सी फिलॉसफी बिलीव करती है. पहला नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद. अब ये नेचुरलिज्म क्या कहता है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल लॉज और नेचुरल फोर्सेस ऑपरेट करते हैं कि जैसे मैंने आज किसी का बुरा करा तो कल मेरे साथ बुरा होगा. मतलब हमारा जो नेचर है वो अपने आप हमें हमारी गलत चीजों की पनिशमेंट देता है. तो यही तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, पनिशमेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस. तो ये इसका करेक्ट आंसर है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद. लेकिन फॉर बेटर क्लैरिटी हम बाकी ऑप्शंस भी समझेंगे. रियलिज्म, यथार्थवाद क्या होता है. ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे दिमाग में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अलावा भी रियलिटी में भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं. आइडियलिज्म, आदर्शवाद किस चीज को बिलीव करते हैं, आइडियाज और वैल्यूज को वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. हमारे जो आइडियाज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमारी रियल नॉलेज है. मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद किस चीज पे बिलीव करते हैं, ये कार्ल मार्क्स ने दी थी. ये मैटीरियलिस्टिक चीजों पे, एंड गोल पर बिलीव करते हैं. तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद. उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the newborn senses is the most fully developed at birth. बच्चे के जब जन्म होता है, नवजात शिशु की कौन सी इंद्री पूरी तरह से विकसित होती है. हियरिंग नहीं, विजन नहीं, स्मेल नहीं, टच, स्पर्श यस. जब आप बच्चा पैदा ही होता है, आप उसको हाथ लगाते हो तो वो हल्की सी सेंसेशन दिखाता है, मतलब हल्का सा हिलता है या सेंसेशन दिखाता है. क्यों, जो उसकी टच की सेंसेस होती हैं वो उस टाइम ही फुली डेवलप्ड होती हैं. चाहे जब आप बच्चा बोर्न होएगा, आप उसको बुलाओगे वो रिएक्ट नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, स्मेल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ये सेंसेस इतनी डेवलप नहीं होती जितनी कि टच की सेंसेस डेवलप होती हैं, स्पर्श की सेंसेस. उसके बाद अगला, आफ्टर परफॉर्मिंग पुअरली इन एग्जाम यू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल सेइंग दैट यू आर नॉट मेंट फॉर स्कूल. अकॉर्डिंग टू फ्रेड विच डिफेंस मैकेनिज्म आर यू एम्प्लॉइंग. अब ये कह रहा है परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने के बाद आप स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देते हो और क्या कहते हो, स्कूल तो मेरे लिए बना ही नहीं है. अब फ्रॉइड के अनुसार ये कौन सी रक्षा युक्ति का उपयोग कर रहे हो. हम इन चारों को ऑप्शंस को समझेंगे. पहला रिग्रेशन, प्रतिगमन. रिग्रेशन क्या होता है, रिटर्न टू अर्लियर स्टेजेस. हम पीछे वाली स्टेज पर वापस चले जाते हैं कुछ भी अनोइंग या बुरा करने के बाद. जैसे मान लो एक मम्मी ने अपने बच्चे को पीट दिया किसी गलती पे और उसके बाद वो उस बच्चे को सॉरी बोल रही है कि नहीं बेटा मैं गुस्से में आ गई थी तो मैंने तुम्हें मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. उसके बाद रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण. रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनल और लॉजिकल मैनर में अपने एक्सक्यूजेस देना, कि मतलब मैंने जो चीज करी उसको सही प्रूफ करने के लिए मैं क्या एक्सक्यूजेस देती हूँ. जैसे कि आपने अंगूर खट्टे वाली कहानी सुनी होगी लोमड़ी की. जब वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो कहती अंगूर खट्टे हैं. क्यों, क्योंकि उसको वो अंगूर मिल ही नहीं पाए. वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सक्यूजेस देती है. ऐसे ही बच्चा क्या कर रहा है, एग्जाम्स में बुरा परफॉर्म करा, अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कह रहा है, स्कूल तो मेरे लिए बना ही नहीं है. तो वो यहाँ पर बच्चा बिल्कुल रैशनलाइजेशन कर रहा है, युक्तिकरण कर रहा है. लेकिन हम बाकी
ऑप्शंस को भी समझेंगे। प्रोजेक्शन, प्रत्यक्षपण क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है जो चीज आप खुद गलत कर रहे हो उसको डिफेंड करने के लिए आप दूसरे पे वो डाल दोगे। जैसे आप सामने वाले इंसान को धोखा दे रहे हो और आप उसी को बोल रहे हो कि नहीं तू तो मुझे धोखा दे रहा है, अपनी गलती की चीज आप दूसरे के ऊपर डाल दोगे, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। लास्ट क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया गठन। अब इसमें क्या होता है, जो कि आपको करना चाहिए जो चीज, आप उसका ऑपोजिट करोगे। जैसे आपके कलीग्स ने आपका काम करते वक्त साथ नहीं दिया तो आप उनसे बहुत गुस्सा हो, तो ये गुस्सा दिखाने के लिए आप उनसे बहुत ही ज्यादा स्वीटनेस से और काइंडनेस से बिहेव कर रहे हो। ये आपका गुस्सा दिखाने का तरीका है। ये आपका क्या है? रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया गठन। तो इसका करेक्ट आंसर है रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण, कि मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसको डिफेंड करने के लिए मैं तो स्कूल के लिए बना ही नहीं हूँ। उसके बाद 54 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल? मेंटेनेंस रिहर्सल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि हमें बार बार रिहर्सल करते रहना चाहिए का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? हम हमारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। रीडिंग योर नोट्स ओवर एंड ओवर एज यू स्टडी फॉर योर एग्जाम, जैसे कि मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ तो बार बार मैं अपने नोट्स को का अध्ययन कर रही हूँ, समय समय पर अपने नोट्स को पढ़ रही हूँ। तो यही तो उन्होंने पूछा है हमसे कि हम रिहर्सल मेंटेन करने के लिए। लेकिन पेडागोजी के क्वेश्चंस में हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है कि पहले हम सारे ऑप्शंस पढ़कर बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसलिए हम अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, थिंकिंग अबाउट हाउ द मटेरियल यू आर स्टडिंग रिलेट्स टू चैप्टर एंड प्रीवियसली स्टडीड। अब आप इस बारे में सोचते रहोगे कि जो चीज़ से आप पढ़ रहे हो वो कैसे संबंधित है आपकी पढ़ाई से या पिछली बार जो पढ़ा था। ये कोई रिहर्सल थोड़ी हो रही है। या डेवलपिंग मेमोनिक्स टू हेल्प यू रिमेंबर द मटेरियल। अब सामग्री को याद करने के लिए आपने निमोनिक्स बना लिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, जैसे बोर्ड मास का है, ये है, लेकिन इसमें रिहर्सल वाला पॉइंट तो आया ही नहीं। ऐसे ही थिंकिंग अबाउट हाउ द मटेरियल रिलेट्स टू योर ओन लाइफ। अब आप ये सोचो कि आपका जो स्टडी मटेरियल है ये आपकी रियल लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। अब इसमें भी आपका कोई रिहर्सल वाला पॉइंट थोड़ी आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय अपने नोट्स को बार बार पढ़ने से हमारी क्या होगी? रिहर्सल हो जाएगी। मेंटेन करेंगे ना हम हमारी रिहर्सल को, तो हमारा ये आंसर है करेक्ट। उसके बाद 55 क्वेश्चन नंबर, प्रतीक हैज लर्न दैट एवरी टाइम ही क्लीन्स हिज रूम हिज मदर मेक्स हिज फेवरेट डिजर्ट। अब प्रतीक ने सीखा है कि हर बार जब वो अपना कमरा साफ करता है तो उसकी माँ अपना पसंदीदा मिठाई बनाती है। ये किसका उदाहरण है? हम सारे ऑप्शंस को समझेंगे। पहला, क्लासिकल कंडीशनिंग। नहीं, इसमें तो हम किसी चीज के लिए कंडीशन कर देते हैं कि जैसे हमने डॉग को करा था, पहले खाना आया, फिर सीटी बजी, सीटी बजने के बाद खाना आया, तो वो उससे स्टिमुलस से रिलेट कर पाया। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन का। अब इसमें क्या है, ये बीएफ स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में दिया था, एक रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बाय रिमूविंग और अवॉइडिंग नेगेटिव आउटकम। अब बच्चा जब अपना काम कर रहा है, अपने रूम को क्लीन कर रहा है, तो उसकी मम्मी या तो लौकी की सब्जी बना के दे दे उसे, या कोई ऐसी सब्जी जो उसे पसंद ही नहीं है, तो उसको वो पसंद आएगा नहीं ना। लेकिन जैसे ही वो अपना काम करता है तो उसकी माँ उसकी फेवरेट डेजर्ट बनाती है। फेवरेट डेजर्ट बनाने से क्या होता है? अब उसकी जो चीज उसको पसंद है, जो उसको चाहिए, उसको वही मिल जाती है। तो उससे क्या होगा? एक तरह का उसकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी कि उसको लौकी घिया नहीं खाना पड़ेगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि इससे उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, नकारात्मक पुनर्बलन का। उसके बाद थर्ड इसमें क्या पूछा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग
एक तरह की एसोसिएटिव लर्निंग है कि उसने एक चीज को इससे ये सीखा तो वो उस चीज को आगे कंटिन्यू करेगा। तो इस एग्जाम्पल में ये भी फिट नहीं बैठता। एक्सटेंशन, विलोपन का। अब एक्सटेंशन क्या होता है कि मैंने कोई चीज किसी चीज से रिलेट कर दी कि सीटी बजी, उसके बाद खाना आया। अब बार बार सीटी बजती रहेगी और खाना नहीं आएगा तो धीरे धीरे उसका जो डॉग का रिस्पॉन्स होगा वो कम होता जाएगा और एक पॉइंट पर आकर वो एक्सटेंट होने की स्टेज पर आ जाएगा कि सीटी बजेगी भी फिर भी उसके मुंह में सलाइवा नहीं आएगा। तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। कि मतलब उस जब वो अपना कमरा साफ करता है तो उसको घिया लौकी नहीं खाना पड़ता, उसकी मदर उसके लिए फेवरेट डेजर्ट बनाती है। तो ये उसके लिए हो गया नकारात्मक पुनर्बलन का। अगला क्वेश्चन हमारा, According to Freud's view of personality structure, the executive system, the dash seeks to gratify the impulses of the dash in more acceptable ways. व्यक्तिगत संरचना के फ्रॉड के विचार के मुताबिक कार्यकारी में प्रणाली डैश अधिक स्वीकार्य तरीकों से डैश के व्यंगों को संतुष्ट करना चाहती है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सब क्या है? हम इन तीनों वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले इड क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल लो, इड आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, मतलब मुझे ये काम करना ही करना है। सुपर ईगो क्या होता है? इट्स नॉट राइट टू डू दैट, कि मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। ये हमारे बिहेवियर्स हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ईगो, शायद हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। ये तीन इड हो गया कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है। सुपर ईगो, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए। ईगो, शायद हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फ्रेड्स व्यू ऑफ पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, द ego seeks to gratify the impulses of the id in more acceptable ways। मतलब ईगो ज्यादा अच्छे से इम्पल्सेस को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि हम कहते हैं ना ईगो में चल ठीक है मैं इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, जबकि इड वाला बंदा तो कहता है नहीं मुझे तो ये करना है तो करना है। ये गलत है ना, ईगो में तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है। तो इसमें कार्यकारी के प्रणाली में अहम प्रणाली अधिक स्वीकार्य तरीकों से इदम के अव्यंगों को संतुष्ट करना चाहती है। तो इसमें इड और ईगो, अहम और इदम आएगा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी जो ईगो होती है वो कहती है ठीक है हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, तो यही तो हमारे लिए ज्यादा स्वीकार्य है, यही तो हमारे लिए बेस्ट है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन 57, At 6 months of age, Pratik still demonstrates the grasping and rooting reflexes. This could signal that Pratik 6 महीने की उम्र में भी प्रतीक अभी तक पकड़ने में और स्थिर में अनैच्छिक क्रियाएं दिखाता है। ये संकेत देता है कि अब ये रूटिंग रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं? जब वो बच्चा बोर्न होता है, जब भी आप उसके मुंह के पास हल्का सा भी टच करते हो तो वो मुंह खोल लेता है। ये क्या हेल्प करता है? उसको ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसको ब्रेस्ट फीड करते हो तो उसको दूध पीने में मदद मिलती है इन रूटिंग रिफ्लेक्सेस से। हल्का सा भी टच हुआ तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे दूध मिलने वाला है, वो मुंह खोल लेता है और रेडी हो जाता है दूध पीने के लिए। अब यही बात 6 मंथ्स तक का बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करता रहेगा तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तभी वो रूटिंग रिफ्लेक्सेस अभी तक शो कर रहा है ना, वरना वो ये रूटिंग रिफ्लेक्सेस बच्चा स्टार्टिंग में ही शो करता है जब बोर्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैज अ प्रॉब्लम विद ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क के विकास के साथ उसकी समस्या है जो वो अभी भी रूटिंग रिफ्लेक्सेस शो कर रहा है। उसके बाद हमारा 58 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। ओनली कोरिलेशनल रिसर्च अलाउज रिसर्चर टू डिटरमाइन कैजुअलिटी।
जो हमारी को रिलेशनल रिसर्च होती है कि मतलब अगर बंदा लंबा है तो उसका वेट ज़्यादा होगा या छोटा है तो उसका वेट कम होगा, ये जो हम दो चीज़ों को कोरिलेट करती हैं ये हेल्प करती है रिसर्चर्स को कैजुअलिटी कि बाद में किसको क्या हार्म हुआ या किस चीज़ का कोई रिजल्ट निकला वो डिटरमाइन करने में नहीं, कोरिलेशन नहीं करती। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि किसको क्या कैजुअलिटी हुई, किसको क्या दिक्कत हुई। यस, अब आप किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी बच्चे के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर उसको चोट लग गई तो आपको वो चोट दिखेगी ना, आप वो डिटरमाइन कर सकते हो कैजुअलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, केवल प्रयोगात्मक शोध हमें हेल्प करती है कि क्या उससे हमें कैजुअलिटी हुई है उसको डिफाइन करना। ये बिल्कुल सही है। बोथ कोरिलेशनल नहीं, कोरिलेशन तो कर ही नहीं पाती, नीदर कोरिलेशनल और नॉर एक्सपेरिमेंटल नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड, दूसरा प्रयोगात्मक शोध। अब उसके बाद 59 क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू कीप आइटम्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर एन इनडेफिनाइट लेंथ ऑफ टाइम इज टू। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत लंबे समय के लिए कोई चीज़ रखने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या है? रिहर्सल। जैसे जैसे हम बार बार रिहर्स करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जितने मर्जी टाइम के लिए आप बार बार अभ्यास करते रहोगे, जैसे आप बचपन में 2 एकम 2, 2 दूनी 4 क्या करते थे? अभ्यास ही करते थे ना। ये अभ्यास करते करते अब आपकी वो मेमोरी में स्टोर हो गया। अब आपसे आधी नींद में भी कोई पूछेगा 2 एकम 2 ही बोलोगे, 2 दूनी 4 ही आपके दिमाग से निकलेगा। तो ये रिहर्स, अभ्यास करने से होगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन, Which of the following terms is not found in Freud's theory? फ्रॉइड्स की थ्योरी में कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये पहले, अब हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आत्मपीड़न, मैचोसिज्म, ये क्या होता है? ये एक सेक्सुअली उससे रिलेटेड होता है, ये फ्रॉइड्स की थ्योरी में होता है। सैडिज्म, ये भी एक मैचोसिज्म का पार्ट है। पीर पीड़न, ये भी उसी का पार्ट है फ्रॉइड्स की थ्योरी का। एनिमिज्म, ये फ्रॉइड्स की थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये है पियाजे की थ्योरी का पार्ट। पियाजे ने कहा था जब, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि टेडी बियर, टॉयज, बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो मेरा टेडी बियर है इसमें भी फीलिंग है, अगर मैंने इसको थप्पड़ मार दिया तो ये रोने लग जाएगा। उनको क्या लगता है कि उनमें भी फीलिंग्स है, टेडी बियर्स वगैरह में। ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब होता है, 2 से 7 साल का बच्चा, तो ये तब उसके अंदर ये एनिमिज्म की चीज़ आती है। तो ये तो फ्रॉइड की थ्योरी में था ही नहीं, ये तो पियाजे की थ्योरी में था, निर्जीव की जीव में देखना। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद एक और ऑप्शन था नार्सिज्म, स्वप्रेम, ये भी सेक्सुअली डिजायर से रिलेटेड था, तो ये भी फ्रॉइड्स की थ्योरी में था। उसके बाद 61 क्वेश्चन नंबर, advance or enrich instructional materials if developed and used in schools will help the। अब ये कह रहे हैं अगर हमारे स्कूल में उच्च और स्वतंत्र शिक्षण सामग्री होगी तो वो किसको हेल्प करेगी? ये उच्च और एडवांस मटेरियल गिफ्टेड चिल्ड्रन को हेल्प करेगी, प्रतिभाशाली बच्चों को हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज होता है, वो इतने फास्ट होते हैं कि टीचर जो पढ़ा रही होती है वो उससे ज़्यादा जानते होते हैं, वो उससे ज़्यादा उसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए ये उच्च व स्वतंत्र शिक्षण सामग्री ज़्यादा विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन 62 क्वेश्चन नंबर, प्रतीक जस्ट टर्न्ड 4, ही हैज़ द लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ 6 ईयर ओल्ड। प्रतीक अभी 4 साल का हुआ है लेकिन उसकी जो भाषा की क्षमता है वो 6 साल की है। अब भाषा की क्षमता के लिए प्रतीक की डैश आयु उसकी डैश आयु से अधिक है। अब प्रतीक की जो विकासात्मक आयु है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल आयु से अधिक है, कालानुक्रमिक आयु से अधिक है। अब इसमें क्या कहता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो अपनी एज से ज़्यादा डेवलप हो गया, उसकी डेवलपमेंटल एज ज़्यादा है, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज जो कि 4 साल है
वो कम है, मतलब उसका अपनी एज, अपनी उम्र के हिसाब से दिमाग ज़्यादा डेवलप हो गया है, तो उसकी डेवलपमेंटल एज इज ग्रेटर देन क्रोनोलॉजिकल एज। 63 क्वेश्चन नंबर, नरेंद्र एक 8 साल का बॉय, वो कॉन्स्टेंटली अपनी 3rd क्लास की एक लड़की को बार बार टीज करता रहता है, कभी उसका नाम बोलता है, कभी उसको ऐसे ही चेस करता है प्लेग्राउंड में, अदर बॉयज़ के सामने उसको कहता है कि कूटीज, शी हैज़ कूटीज, उसके सर में जुएं हैं। अगर हम नरेंद्र की रियल फीलिंग्स को अट्रैक्शन टू दिस गर्ल की तरफ देखें कि नरेंद्र उस गर्ल की तरफ अट्रैक्टेड है, तो ये कौन सी चीज़ को एग्जिबिट कर रहा है। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, नरेंद्र 8 साल का लड़का है, वो लगातार 3री वर्ग की कक्षा की लड़कियों में से एक लड़की को छेड़ता है, वो उसको अलग अलग नामों से बुलाता है, खेल के मैदान में पीछा करता है, अन्य लड़कों को कहता है कि उसके सर में जुएं हैं। अगर हम नरेंद्र की असली भावनाओं को देखें कि वो उसकी तरफ आकर्षित है, तो ये कौन सी चीज़ को दिखा रहा है। अब ये क्या होता है, हम सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आता है कि हमें जिस चीज़ को अपना एंगर दिखाना है या जो चीज़ है उसको ना दिखाकर हम किसी और चीज़ पे करते हैं। मान लो तुम्हें किसी बच्चे के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम उसे मारना चाहते हो, लेकिन उसे तो तुम मार नहीं सकते, तो तुम वो एक टॉय को मारकर अपना गुस्सा निकाल देते हो। विस्थापन नहीं, ये भी नहीं है। प्रोजेक्शन, प्रत्यक्षण, ये क्या होता है कि वही हमने जैसे कि पीछे पढ़ा, अपने आप की गलती को डिफेंड करने के लिए हम दूसरे को एक्यूज करते हैं कि खुद हम किसी को धोखा दे रहे हैं और सामने वाले बंदे को कहेंगे कि हाँ मुझे पता है तो मुझे धोखा दे रहा है, तो यहाँ पर तो ये भी नहीं है। रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो चीज़ हमें करनी होती है हम वो उसका उल्टा करके उसको दिखाते हैं। प्रतिक्रिया गठन। अब इसमें क्या है, अगर हम नरेंद्र की रियल फीलिंग्स को देखें कि वो उस बच्ची की, लड़की की तरफ आकर्षित है, तो वो अपनी फीलिंग्स को कैसे दिखा रहा है, रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब उसका उल्टा करके उसको छेड़ता है, उसको अलग अलग नामों से बुलाता है। ये एक उसका रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है ना, प्रतिक्रिया गठन, जो उसको करना चाहिए उसका उल्टा करके। तो यस, इट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम 4th पॉइंट को भी समझेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, उत्तादीकरण। ये हम मेच्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, उसमें क्या होता है हम गलत चीज़ों को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है रिएक्शन फॉर्मेशन, कि वो बच्चा अपनी फीलिंग्स को कैसे शो कर रहा है, रिएक्शन फॉर्मेशन की तरह, कुछ उसका ऑपोजिट करके। अब हमारा 64 क्वेश्चन नंबर है, योर डॉग इज बार्किंग सो लाउडली दैट इट इज मेकिंग योर ईयर्स रिंग। कि तुम्हारा कुत्ता इतनी जोर जोर से भौंक रहा है कि तुम्हारा कान बजने लग गए, तुम एकदम से अपनी ताली बजाते हो और कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। तो इससे तुम्हें क्या समझ आता है, तुम अपने आप को बताते हो कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो बार्क नहीं करेगा, मुझे हर बार ऐसा करना होगा जब वह फिर से भौंकने लग जाए, मतलब अगर अगली बार कुत्ता भौंका तो मुझे ताली बजानी पड़ेगी। तो अब ये द एंड ऑफ द बार्किंग वॉज फॉर यू। अब ये आपके लिए क्या था, हम सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्सर, नहीं, ये हमारे लिए पॉजिटिव रीइंफोर्सर नहीं था, हमें तो उस चीज़ को रोकना है ना, तो ये हमारे लिए था नेगेटिव रीइंफोर्सर, नकारात्मक प्रबलक, नेगेटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या होता है कि मान लो हम किसी चीज़ का वो रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो बंदा ये काम करे, किसी चीज़ का रिएक्शन उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर। तो इसका करेक्ट आंसर है नकारात्मक प्रबलक। अब उसके बाद हमारा 65 क्वेश्चन नंबर है, द वर्ड बोर्ड मास। ये जो बोर्ड मास हम यूज करते हैं अपने मैथमेटिक ऑपरेशंस में, ये किसका एग्जाम्पल है, हमें पता है ना, बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये किसका एग्जाम्पल है? ये समरक का एग्जाम्पल है, मिनमोनिक जो हम बनाते हैं कि हमें इसकी किसी बड़ी चीज़ को याद करने के लिए हमने उसके शॉर्ट फॉर्म में कोई उसका रूल बना लिया कि जैसे हमें कोई मैथ की कैलकुलेशन करनी है तो मैं याद करूँगी बॉड मास, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। ये हमने एक निमोनिक बना लिया ना कि किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है, तो इसे कहते हैं स्मरक। ये हमारा सही आंसर है। मुकेश wanted to teach his dog मोटी to sit up। अब क्या है, जो मुकेश है वो अपने कुत्ते को सिखाना चाहता है कि कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है। बेसिकली वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है। वो क्या करता है कि उसको पुरस्कार देता है जब वो सीखना शुरू कर देता है, जब वो थोड़ा खड़ा होता है फिर उसको पुरस्कार देता है, कभी जब वो बैठ जाता है तो उसको पुरस्कार देता है। तो ये जो मोती है, मुकेश है, वो अपने डॉग के साथ क्या कर रहा है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? हम सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम सिर्फ ओरिजिनल स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करें, नहीं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन कि जो ओरिजिनल स्टिमुलस से मिलते जुलते काम है उस पर भी रिस्पॉन्ड करें, नहीं। नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट भी नहीं है। शेपिंग, यस। अब हम उसका बिहेवियर को ऐसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसने नहीं सीखा हुआ। ये भी हमारा BF स्किनर की थ्योरी में आ जाता है। तो ये है आकार देना, शेपिंग, उसके बिहेवियर को ऐसा बनाना। 67 क्वेश्चन नंबर। आपका ज्ञान कि पक्षी उड़ते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, 2 + 2 4 होते हैं, ये कौन सी स्मृति में निहित होते हैं? अब ये जो ऐसी चीज़ें जो कि जनरल चीज़ों को सीखी जाती हैं, हमें रटा हुआ है ना, सनराइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। नेचुरल चीज़ों को, जनरल चीज़ें जो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुकी हैं, उनको क्या कहते हैं हम? कौन सी मेमोरी? सिमेंटिक मेमोरी, आर्थिस मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, जो चीज़ें हमारे अंदर सेट हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर क्या होती हैं, जो हम उसको देखकर चीज़ों को मेमोरी बनाते हैं, प्रोसीजर, उसके प्रोसेस को समझ के। एपिसोडिक, जो पास्ट में हमारे साथ कोई इवेंट हुआ था, पास्ट पर्सनल, उससे रिलेटेड, नहीं। तो ये हमारे लिए है सिमेंटिक, आर्थिक स्मृति। अब हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, रिव्यू कमेटी ऑन सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज हेडेड बाय। शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति समीक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आचार्य राममूर्ति ने। आचार्य राममूर्ति ने, इसीलिए इस रिव्यू कमेटी को रामामूर्ति रिव्यू कमेटी भी कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य राममूर्ति। आचार्य राममूर्ति। अगला क्वेश्चन 69। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी हैज गॉट मोर फेथ इन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन? दर्शन की कौन सी शाखा प्रभावात्मक अनुशासन की आस्था रखती है? अब हम चारों ऑप्शंस को समझेंगे। एग्जिस्टेंशियल, ये होता है कि हम नेचर पर एक्ट करेंगे, नेचर को एक्सप्लोर करके समझेंगे, नहीं। रियलिज्म, नहीं। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट से रिलेटेड यथार्थवाद आ जाता है, रियलिज्म भी नहीं आता। आइडियलिज्म, यस। आइडियलिज्म के मेन प्रिंसिपल में आता है कि हम एजुकेशन में पनिशमेंट को अपोज करेंगे, कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आदर्शवाद, आदर्शवाद के मेन प्रिंसिपल्स में आता है इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। प्रेगमेटिज्म, प्रयोजनवाद, ये होता है वही हम जो प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करते हैं। एरिक्सन ने के बारे में पूछा है। अब ये चार ऑप्शंस में से क्या सही है? व्यू डेवलपमेंटल थ्योरी, आपको पता होगा कि एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें 8 स्टेजेस थी, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, वो ऐसे चलते चलते लास्ट की स्टेज आ जाती थी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्प्रेयर। ये लाइफ टाइम जब हमारे बुढ़ापे तक में कैसे कैसे क्या स्टेजेस आती हैं, हम कब क्या फील करते हैं, उसके बारे में बताया था। तो अब इसमें व्यू डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैम्स, यस, उन्होंने कहा था विकास संबंधित परिवर्तनों को हमारे पूर्ण जीवन काल में
होने वाला माना गया है, कि हाँ उन्होंने डेवलपमेंट चेंजेस को माना था कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन्स में होता है, तो ये करेक्ट है। लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग फर्स्ट 5 years, नहीं। मोरालिटी चेंजेस थ्रू आउट लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू चेंज, नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कॉग्निटिव लेवल के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यू डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। विकास संबंधित परिवर्तनों को हमारे पूर्ण जीवन काल में होने वाला माना गया है। इसके साथ हमारे इस सेट के जो पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम कोई और पार्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक एक वीडियो को आगे प्रोसीड करते हुए हम हमारी प्रतीक शिवालिक सर की सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। इन टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करने के लिए नीचे मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रतीक शिवालिक सर की टेस्ट सीरीज हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।